हो गया रिजल्ट वार, वेडनेसडे हो गया स्टडी वार, थर्सडे भी हो गया स्टडी वार, 2 दिन स्टडी वार, 3 दिन। फिर आ गया शुक्रवार, है ना, शुक्रवार हो गया। शनिवार को हो गया छुट्टी वार। घर में काम वाम भी तो रहते होंगे, कपड़े धुलना, घर रूम की साफ सफाई, है ना, पूरे सप्ताह के काम तो। और फिर संडे को टेस्ट रहता है तुम लोग का। बताओ, अभी इसी संडे टेस्ट हुआ था और फिर आ गया। बहुत जल्दी जल्दी टेस्ट नहीं आ रहा है ना, पढ़ाई नहीं हो पा रही, इतना जल्दी आ रहा है। चलो, हम लोग इंटरेक्शन की बात कर रहे थे और इंटरेक्शन में हमने एक टेबल बनाया था। थोड़ा सा उस टेबल को रिवाइज करो। देखो, पहला उसमें इंटरेक्शन लिखा था म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों प्रजातियों को लाभ होता है। दूसरा था प्रेडेशन, एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरे को नुकसान होता है। तीसरा आया कंपटीशन, एक प्रजाति को नुकसान होता है और दूसरे को भी नुकसान होता है। फिर आया पैरासिटिज्म, एक को लाभ होता है और दूसरे को नुकसान होता है। फिर आया कमेंसलिज्म, एक को लाभ होता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर आया एमेंसिलिज्म, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, मतलब एक को नुकसान होता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना लिख लिया था। अब एक पॉइंट है, 10 स्टार लगा के लिखो नीचे। पॉइंट बना के लिखो कि प्रेडेशन, पैरासिटिज्म तथा कमेंसलिज्म, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म तथा कमेंसलिज्म, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म तथा कमेंसलिज्म इंटरेक्शन में पाए जाने वाले जीव, इंटरेक्शन में पाए जाने वाले जीव इकोसिस्टम में साथ साथ रहते हैं। इंटरेक्शन में पाए जाने वाले जीव इकोसिस्टम में साथ साथ रहते हैं, यानी ये किसी भी आवास में एक साथ उपस्थित होते हैं। ऐसा नहीं कि दूर दूर रह रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं रहते, साथ साथ रहते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम में साथ साथ रहते हैं। अब आ जाओ पहली हेडिंग। पहली हेडिंग डालेंगे हम लोग, उल्टा शुरू करेंगे। पहली हेडिंग एमेंसलिज्म। पहली हेडिंग एमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म लिखो, एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें, एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक प्रजाति को हानि, एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक प्रजाति को हानि होती है तथा दूसरी प्रजाति, एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक प्रजाति को हानि होती है तथा दूसरी प्रजाति को या दूसरी प्रजाति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक प्रजाति को हानि होती है तथा दूसरी प्रजाति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
उदाहरण क्या है इसका? उदाहरण लिखो, एंटीबायोसिस। उदाहरण क्या है? एंटीबायोसिस। ध्यान से सुनेंगे। आपने बैक्टीरियल रोग में पढ़ा था कि बैक्टीरियल रोग के उपचार के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। किया जाता है कि नहीं? एंटीबायोटिक्स बनते कहाँ से हैं? कई बैक्टीरिया और कई फंजाई एंटीबायोटिक्स का स्त्राव करते हैं। एंटीबायोटिक का स्रोत क्या है? बैक्टीरिया और फंजाई। तो सामान्यतः क्या होता है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया और कुछ ऐसे फंजाई पाए जाते हैं जो एंटीबायोटिक का स्त्राव करते हैं, और कोई दूसरा बैक्टीरिया यदि उस एंटीबायोटिक के संपर्क में आ जाए तो ये शहीद हो जाता है। तो नुकसान किसको हुआ? दूसरे बैक्टीरिया। इससे इनकी सेहत पे कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। तो एक को नुकसान और एक पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखो एंटीबायोसिस में कि एंटीबायोटिक्स का स्त्राव, एंटीबायोटिक्स का स्त्राव कई बैक्टीरिया और फंजाई द्वारा, एंटीबायोटिक्स का स्त्राव कई बैक्टीरिया और फंजाई द्वारा पाया जाता है तथा ये रसायन दूसरे बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं इस घटना को एंटीबायोसिस कहा जाता है। इस घटना को एंटीबायोसिस कहा जाता है। इस घटना को एंटीबायोसिस कहा जाता है। क्या कहते हैं? एंटीबायोसिस। दूसरी हेडिंग डालो, कमेंसलिज्म। पहला हो गया अमेंसलिज्म, दूसरा लिखेंगे कमेंसलिज्म। एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें, लिखो, एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है तथा दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है तथा दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण, उदाहरण में पहला उदाहरण लिखेंगे, आम के वृक्ष पर उपस्थित एपीफाइट्स, आम के वृक्ष पर उपस्थित एपीफाइट्स जो हैं उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है, और सपोर्ट के लिए वो आम के वृक्ष का सहारा लेते हैं और उसी पर वृद्धि करते हैं। लेकिन इससे आम के वृक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये उससे कोई पोषण वगैरह या नहीं ले रहे हैं, ना उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसमें फायदा किसको हुआ? एपीफाइट्स को। और प्रभावहीन कौन रहा? आम का वृक्ष। ये हो गया उदाहरण एक। लिखो उदाहरण दो। उदाहरण दो,
व्हेल, व्हेल की पीठ पर उपस्थित बार्नेकल्स, व्हेल की पीठ पर उपस्थित बार्नेकल्स। बार्नेकल्स क्या होते हैं भाई? कवचधारी आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं, कैसे होते हैं? शेल्ड आर्थ्रोपोड्स, कवचधारी आर्थ्रोपोड्स होते हैं जो पानी में, चट्टानों पर, किसी ठोस सतह पर उगते हैं। तो कई बार वो कछुए की पीठ पर भी उग जाते हैं या व्हेल की पीठ पर भी उग जाते हैं। पानी के जहाज जो पानी में रहते हैं उनके तल से भी ये चिपक जाते हैं, तो वहां भी वृद्धि करते हैं। लेकिन व्हेल को इससे कोई नुकसान नहीं होता जब तक इनकी संख्या कम है। कभी संख्या इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब नुकसान होता है, लेकिन सामान्यतः इससे कोई नुकसान नहीं होता। तो लिखेंगे व्हेल की पीठ पर उपस्थित बार्नेकल्स। बार्नेकल्स को लाभ हुआ और व्हेल को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तीसरा उदाहरण, कभी जब खेत वगैरह में ट्रैक्टर से जुताई हो रही हो तो आप देखोगे जहाँ ट्रैक्टर चल रहा होता है वहाँ पक्षी वगैरह उड़ते हुए आ जाते हैं, क्योंकि ज़मीन में से खूब सारे कीड़े वगैरह निकलते हैं कि नहीं? और ऐसा ही तब भी होता है जब किसी घास वाले खेत में, घास जिसमें लगी हो उसमें मवेशी चरते हैं। तो मवेशी जब चरते हैं तो वो उनके चलने से ज़मीन में जो छुपे हुए कीट वगैरह रहते हैं वो निकल के बाहर आते हैं और फिर उन कीटों को खा जाते हैं पक्षी। तो मवेशियों के चलने से किसको भोजन मिला? पक्षियों को। क्या इससे मवेशी को कोई नुकसान हुआ? नहीं। तो लाभ किसको हुआ? पक्षियों को। और प्रभावहीन कौन रह गए? मवेशी। अगर मवेशी नहीं चलते तो ये कीट जमीन में अंदर की तरफ छुपे रहते और तब इनका शिकार कर पाना या इनको पकड़ पाना पक्षियों के लिए संभव नहीं होता। तो इसमें एक को लाभ मिला, किसको? पक्षियों को। ऐसे पक्षी को एरगेट पक्षी कहा जाता है या एरगेट बर्ड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? एरगेट बर्ड्स। उन इंसेक्ट्स को एरगेट इंसेक्ट्स कहते हैं और उनको खाने वाले पक्षियों को एरगेट बर्ड्स कहा जाता है। तो लिखो कि किसी घास से भरे हुए क्षेत्र में, किसी घास से भरे हुए क्षेत्र में मवेशियों के चलने से, किसी घास से भरे हुए क्षेत्र में मवेशियों के चलने से, मवेशियों के चलने से कीट निकलकर बाहर आते हैं। कीट निकलकर बाहर आते हैं जिनका शिकार एरगेट बर्ड्स द्वारा, जिनका शिकार एरगेट बर्ड्स द्वारा, जिनका शिकार एरगेट बर्ड्स द्वारा किया जाता है, जिनका शिकार एरगेट बर्ड्स द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा शिकार होता है? एरगेट बर्ड्स द्वारा। जिनका शिकार एरगेट बर्ड्स द्वारा किया जाता है। यदि मवेशी ना हो तो इन पक्षियों के लिए कीटों का शिकार करना, यदि मवेशी ना हो तो इन पक्षियों के लिए कीटों का शिकार करना, इन पक्षियों के लिए कीटों का शिकार करना तथा उन्हें पकड़ना संभव नहीं होगा, तथा उन्हें पकड़ना संभव नहीं होगा, तथा उन्हें पकड़ना संभव नहीं होगा। सी एनीमोन जानते हो? सी एनीमोन कौन से फाइलम में आते हैं?
जिसको मालूम है हाथ ऊपर करो। सी एनिमोन कौन से फाइलम में आते हैं? शाबाश। हाँ, नहीं पता? पढ़े लिखे लोग? सी एनिमोन हाँ शीतल बताओ। सीलेंट्रेटा, एडम्शिया नाम है इसका। क्या नाम है? एडम्शिया, सामान्य नाम सी एनिमोन। तो सी एनिमोन जो है सीलेंट्रेटा होते हैं, इनके टेंटिकल्स होते हैं और टेंटिकल्स पे दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? दंश कोशिकाएं। अब ये जो दंश कोशिकाएं हैं ये हमें मालूम है, स्टिंग सेल्स, निमेटोब्लास्ट, और इसीलिए नाम पड़ा था निडेरिया। सब भूल गया ना? शाबाश, एकदम, है ना? सब भूल जाओ। यहां से शुरू हुए थे, फिर कहां पहुंच जाओ और क्या बन जाओ? एक बड़ा सा। तो होता क्या है, इनके जो टेंटिकल्स हैं वो सामान्यतः कोई आसपास जाएगा तो उसको क्या करेंगे? डंक मारेंगे। लेकिन क्लाउन फिश एक मछली होती है, उसकी त्वचा इन दंश कोशिकाओं के लिए असंवेदनशील होती है। यानी क्लाउन फिश की त्वचा पर ये दंश कोशिकाएं प्रभाव नहीं डालती ना, और उन्हें डंक नहीं मारती। तो ये क्लाउन फिश जो है, इनके टेंटिकल्स के बीच में ही छुपे रहते हैं और वहीं घर बनाते हैं, वहीं अंडे वंडे देते हैं, वहीं पड़े रहते हैं। और इसकी सहायता से ये दूसरे शिकारी मछलियों से बच जाते हैं, उन्हें सुरक्षा मिलती है और इससे सी एनिमोन को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, लिखो कि सी एनिमोन में उपस्थित टेंटिकल्स, सी एनिमोन में उपस्थित टेंटिकल्स पर दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। उपस्थित टेंटिकल्स पर दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी कोशिका पाई जाती है? दंश कोशिका। किंतु ये क्लाउन फिश की त्वचा के लिए असंवेदनशील होती है। किंतु ये क्लाउन फिश की त्वचा के लिए असंवेदनशील होती हैं। क्लाउन फिश की त्वचा के लिए असंवेदनशील होती हैं, जिसके कारण ये इन्हीं टेंटिकल्स के बीच आवास बनाती है। जिसके कारण ये इन्हीं टेंटिकल्स के बीच आवास बनाती हैं। ये इन्हीं टेंटिकल्स के बीच आवास बनाती हैं। ये इन्हीं टेंटिकल्स के बीच आवास बनाती हैं और शिकारी मछलियों से बची रहती हैं। और शिकारी मछलियों से बची रहती हैं। और शिकारी मछलियों से बची रहती हैं। ये हो गया कॉमेंसिलिज्म। अगली हेडिंग डालो, प्रेडेशन। अगली हेडिंग डालेंगे प्रेडेशन, भक्षण, शिकार करना। इसमें जो शिकारी होता है उसको लाभ होता है
और जो शिकार होता है उसको हानि होती है। जो शिकारी होता है उसे लाभ होता है। क्या लाभ होता है? उसको भोजन मिल जाता है। जो शिकार होता है उसको हानि होती है। क्या हानि होती है? उसकी जान चली जाती है। तो एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक प्रजाति को लाभ और दूसरे को नुकसान होता है। लिखो, एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक प्रजाति को लाभ, एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक प्रजाति को लाभ, ब्रैकेट में लिखना प्रेडेटर, जिसमें एक प्रजाति को लाभ, ब्रैकेट में लिखना प्रेडेटर, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? प्रेडेटर, तथा दूसरी प्रजाति को हानि, तथा दूसरी प्रजाति को हानि। हानि ब्रैकेट में लिखोगे प्रे। प्रे का मतलब वो प्रार्थना वाला प्रे नहीं है। जो वो प्रार्थना कर रहा है कि हम बच जाएं, वो प्रे है, यानी शिकार। भगवान आज बचा लो, अगली बार इस रास्ते नहीं आएंगे। तो प्रे कौन है? जो प्रे करता है। और प्रेडेटर कौन है? जिसकी वजह से वो प्रे करता है। तो एक है शिकारी और एक है शिकार। ठीक है, आई बात समझ में? लिखो, सभी मांसाहारी एवं शाकाहारी, सभी मांसाहारी एवं शाकाहारी प्रेडेटर होते हैं। सब भक्षक हैं। चाहे तुम घास फूस खाओ, चाहे पेड़ पौधा खाओ, चाहे जानवर खाओ, सब क्या है? प्रेडेटर है। क्यों बोला गया ऐसा? जैसे हम बोलते हैं कि जो जंतु कोशिका का भक्षण करे वो मांसाहारी, जो पादप कोशिका का भक्षण करे वो शाकाहारी। प्रोटोप्लाज्म तो दोनों का सेम है ना, है कि नहीं? कोशा द्रव्य सेम है, कोशिका झिल्ली सेम है, न्यूक्लियस सेम है, क्रोमोसोम सेम है। और तो और प्लांट सेल में तो सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो वो तो और भिन्न है। केवल पौधे, पेड़ पौधे चीख नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते, अपनी व्यथा जो है वो नहीं बता सकते, तो उनको मार के काट के खा जाओगे। मूली दिखा, इसे गाजर उखाड़ देते हैं जमीन से। कितनी बड़ी जीव हत्या है वो, सोचो। और नहीं तो चॉप करके खाते हैं इसे। तो खा तो तुम भी जीव रहे हो ना, तुम नहीं खाते। हम तो शुद्ध मांसाहारी हैं। सर्वाहारी बोल सकते हैं। लेकिन जितने लोग इस बात का वो कहते हैं कि हम शाकाहारी हैं, कौन कौन शाकाहारी है? हाँ, शुद्ध वाला कौन सा? शुद्ध कोई नहीं है, सब अशुद्ध वाले हैं। शुद्ध शाकाहारी हो पक्का? खाओ माँ कसम, एकदम पक्के वाले हो। दूध पीते हो कि नहीं? दूध शाकाहारी भोजन नहीं है। घी, दूध, मक्खन, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, अस्सी, तुस्सी, सब ये सब शाकाहारी नहीं है। दूध से बनने छेना, मिठाई, कुछ शाकाहारी नहीं है। दूध ही शाकाहारी नहीं है। अपन ने पढ़ा था ना बायोमोलिक्यूल में, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल। घी खाओगे एलडीएल बढ़ेगा। ट्रांस फैट है, एनिमल फैट है। घी क्या है? चर्बी है, एनिमल फैट है। वही चर्बी जो सेक के खाए तो मांसाहारी हो गया। तुम पिघला के बढ़िया रोटी पे दोनों तरफ लगा खा रहे हो, तुम शाकाहारी हो गए। घी खाते ना रोटी पे लगा के? कौन कौन खाता है घी रोटी पे लगा के? जरा हाँ, पलक खाती बेटा? नहीं खाती ना, एकदम सही करती है। अगर तू बोल देती खाती, मैं मानता नहीं तेरी बात।
हाँ, हमको तो देख के लगता है, लेकिन हम घी नहीं खाते। नहीं नहीं, पीते भी नहीं है। जैसे मेरे घर में घी गांव से आता है, यहाँ से नहीं आता। तो गांव से गए तो मम्मी 4-5 किलो भेज देती हैं। अब मेरे से वो खाया नहीं जाता, तो मैं सबको बांट देता हूँ, क्योंकि मुझे घी, ऐसा नहीं कि घी पसंद नहीं, बहुत पसंद है, लेकिन अभी यही हालत है। अब घी अगर खाना शुरू कर दिया तो मैं तो ऐसा हो जाऊंगा। देखो, 20 वर्ष की उम्र तक व्यक्ति ऐसे बढ़ता है, 20 से 40 में ऐसे बढ़ता है, और 40 के बाद वो वृत्ताकार हो जाता है। तो अगर मैं घी खाने लगा तो फिर स्फीयर बन जाऊंगा मैं, कहीं से जाने के लिए किधर को भी ढुलक जाओ और पहुंच जाओगे। तो इसलिए मैं घी नहीं खाता हूँ। मतलब ऐसा है कि अगर मेरे घर में थोड़ा सा मतलब 1 कटोरी घी है, 1 कटोरी, तो 5-6 महीने के लिए पर्याप्त है। तब तक वो चल ही नहीं पाता, खराब हो जाता है। तो घी मैं नहीं खाता। ऐसा नहीं पसंद नहीं, बहुत पसंद है। मेरा मन चले तो रोटी पे दोनों तरफ घी लगा के खाऊं। पहले ऐसा करता था मैं, रोटी के दोनों तरफ घी लगा के खाता था, निगलने में आसानी रहती थी, सरक जाता था, फ्रिक्शनलेस। फिजिक्स पढ़ी थी ना अपन ने। तो जिन लोगों को भोजन निगलने में कठिनाई हो, दोनों तरफ घी लगाओ। लेकिन अभी तुम लोग का समय है, मैं साफ बता रहा हूँ। अभी जो लोग घर पे रह रहे हैं वो तो ठीक है, जो लोग घर से बाहर आ चुके हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, बेटा जैसे एग्जाम दोगे ना, घर जाओगे ना, 2-4 महीने दबा के खाना एकदम। हाँ एकदम, क्योंकि उसके बाद अगर कॉलेज चले गए, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। और जो लोग घर पे रह रहे हैं वो लोग तो पालती मार के बैठ के खाओ एकदम, है ना। पालती मारना जानते हो कि नहीं? ऐसे एक पैर उठाया, फिर दूसरा पैर उठा लिया, पालती मार के बैठ के खाओ। इसी समय का जो शरीर बनता है ना, ये आजीवन बना रहता है। नहीं तो जिंदगी भर बाइक पे सीट बेल्ट लगा के चलोगे कि कहीं हवा बहे और हम उड़ न जाएं। हाँ, तो इसलिए जो है थोड़ा खाओ पियो। खाया पिया शरीर जो है ना बहुत जरूरी होता है। सामने कोई आके कुछ बोले तो उससे पहले वो सोचता है कि भैया जो बोल रहा हूँ कहीं सामने वाला बुरा मान गया तो मैं बिखरा हुआ नजर आऊंगा, तसले में बटोर के घर जाऊंगा। अब जैसे पतला दुबला आदमी रहे तो उसके सामने कोई जाने से सोचते थोड़ी है, थोड़ा हैवी टाइप का आदमी रहे से तो कोई आता है ना, तो कुछ बोलने से पहले वो 2-4 बार निगल के आता है, क्या जो भी घूंट वगैरह रहता है, पानी वानी पी लेता। चलो थोड़ा, हाँ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये सब। और इसका प्रभाव मैं देखता हूँ कई बार होता है। किसी बच्चे ने कुछ कांड कर दिया, मान लो शिकायत आ गई मेरे पास, मैंने बुलाया उसके तरह, भाई साहब हाथ कँप रहे होते हैं उसके, मतलब एड्रेनलिन लेवल इतना हाई होता है उसका, पैर कँप रहे होते हैं। तो मुझको उसको शांत करना पड़ता है, शांत बैठ। चेहरा लाल, डर के मारे। मैंने ये सब देखा है, चेहरे को लाल होते हुए, हाथ कँप रहा है, आवाज़ काँप रही, पैर काँप रहे हैं, शरीर वाइब्रेट कर रहा है। कभी करना हो ऐसा महसूस तो बताना। बैरागी जी, तुम्हारे ग्रह नक्षत्र हमको ठीक नहीं दिख रहे हैं। शनि भारी है ना, इतना ही भारी है। शनि भारी चल रहा है तुम्हारा। अच्छा, शनि को बुलाओ। शनिदेव, तिल का तेल चढ़ाओ। शनिवार को चढ़ा लिए? क्या चढ़ाए हो तुम? अरे तेल चढ़ाने के लिए बोले थे, कुछ और नहीं। वो तो काल भैरव को चढ़ता है उज्जैन में। तुम लोग को मालूम है कि नहीं? उज्जैन में
महाकाल का मंदिर है, उससे थोड़ी दूर आगे जाओगे 4-5 किलोमीटर, जो उज्जैन की जेल है, जेल के ठीक बगल में काल भैरव का मंदिर है। उनको बाकायदे शराब चढ़ती है और वो पीते भी हैं, खूब पीते हैं। और वहां प्रसाद में हम भी जब जाते हैं तो बाहर से प्रसाद लेते हैं, उनको चढ़ाते हैं, आशीर्वाद के रूप में भी वही मिलता है, क्या करें। तो कफ सिरप समझ के थोड़ा सा ले लेते हैं भाई। काल भैरव का प्रसाद है। काल भैरव इज द जेलर। जेलर जानते हो ना, कोतवाल। नहीं लोगे प्रसाद, जेल में बंद कर देंगे। तुम गलत देवता को गलत प्रसाद दे रहे बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रेडेशन लिखो कि लगभग 25% कीट, अगला पॉइंट लिखो, लगभग 25% कीट, लगभग 25% कीट पौधों का भक्षण करते हैं। पौधों का भक्षण करते हैं। और पौधों का भक्षण करने वाले को क्या कहा जाता है? फाइटोफैगस। पौधों का भक्षण करते हैं, ब्रैकेट में लिखना फाइटोफैगस। तो ध्यान से सुनना, यदि शिकारी जो होता है वो जरूरत से ज्यादा शिकार करे तो एक समय आएगा कि शिकार जो है वो लुप्त हो जाएंगे। और शिकार लुप्त हो गए तो शिकारी को खाने को क्या मिलेगा? कुछ नहीं, तो शिकारी भी लुप्त हो जाएंगे। और यदि ऐसा हो कि शिकारी उपस्थित ना हो तो जो प्रे होगा, जो शिकार होगा, उसकी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही खा जाएंगे और फिर पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए इकोसिस्टम की यथास्थिति को बनाए रखने के लिए शिकार की जनसंख्या का नियंत्रण होना जरूरी है। और उसके लिए कौन जरूरी है? उसके लिए कौन जरूरी है? प्रेडेटर। तो लिखो, ये 2 पॉइंट लिखना है कि यदि शिकारी आवश्यकता से अधिक शिकार करे, यदि शिकारी आवश्यकता से अधिक शिकार करे तो शिकार होने वाले जीव विलुप्त हो जाएंगे। तो शिकार होने वाले जीव विलुप्त हो जाएंगे और उसके पश्चात शिकारी जीव भी विलुप्त हो जाएंगे। और उसके पश्चात शिकारी जीव भी विलुप्त हो जाएंगे। अगला पॉइंट, यदि शिकारी उपस्थित ना हो, शिकारी यानी प्रेडेटर, यदि प्रेडेटर उपस्थित ना हो तो प्रे की संख्या बढ़ जाएगी। तो प्रे की संख्या बढ़ जाएगी जिससे इकोसिस्टम नष्ट हो सकता है, जिससे इकोसिस्टम नष्ट हो सकता है। इसलिए प्रे की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, इसलिए प्रे की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, इसलिए प्रे की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए प्रेडेटर आवश्यक होते हैं। नियंत्रित करने के लिए प्रेडेटर आवश्यक होते हैं।
प्रेडेटर आवश्यक होते हैं। अगली हेडिंग डालो। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेडेटर, प्रेडेटर के महत्व या प्रेडेटर का महत्व। प्रेडेटर का महत्व किसी भी इकोसिस्टम के लिए जो शिकारी जीव होते हैं, जो प्रेडेटर होते हैं, वो महत्वपूर्ण होते हैं और कई मायने में महत्वपूर्ण होते हैं। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला तो क्या महत्वता है शिकारी की? पहली महत्वता है कि प्रे की जनसंख्या को नियंत्रित करना। लिख लो, प्रे की जनसंख्या का नियंत्रण। प्रे की जनसंख्या का नियंत्रण। प्रे की जनसंख्या का नियंत्रण लिखो। यदि प्रेडेटर उपस्थित ना हो, यदि प्रेडेटर उपस्थित ना हो तो प्रे की बढ़ी हुई जनसंख्या, यदि प्रेडेटर उपस्थित ना हो तो प्रे की बढ़ी हुई जनसंख्या, तो प्रे की बढ़ी हुई जनसंख्या प्रेडेटर को, तो प्रे की बढ़ी हुई जनसंख्या प्रेडेटर को नष्ट कर देती है। तो प्रे की बढ़ी हुई जनसंख्या प्रेडेटर को नष्ट कर देती है। सॉरी, प्रे की बढ़ी हुई जनसंख्या इकोसिस्टम को नष्ट कर देती है। इकोसिस्टम को नष्ट कर देती है। उदाहरण, उदाहरण लिखो। 1920 के दशक में, 1920 के दशक में ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पियर कैक्टस, प्रिकली पियर कैक्टस को बाहर से लाया गया। बाहर से लाया गया मतलब ये यहाँ का मूल निवासी नहीं था, इसको बाहर किसी देश से, किसी स्थान से लाया गया। 1920 के दशक में ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पियर कैक्टस को बाहर से लाया गया तथा वहाँ इसका कोई प्राकृतिक प्रेडेटर, तथा वहाँ इसका कोई प्राकृतिक प्रेडेटर ना होने के कारण, तथा वहाँ इसका कोई प्राकृतिक प्रेडेटर ना होने के कारण, ना होने के कारण इसकी संख्या तेजी से बढ़ती गई। इसकी संख्या तेजी से बढ़ती गई और ये त्रासदी में परिवर्तित हो गई। इसकी संख्या तेजी से बढ़ती गई और ये त्रासदी में परिवर्तित हो गई। इसकी संख्या तेजी से बढ़ती गई और ये त्रासदी, त्रासदी मतलब खतरनाक तरीके से इसकी संख्या का फैलाव पाया गया, जिससे वहाँ का जो इकोसिस्टम था वो क्या होने लगा? नष्ट होने लगा। लिखो, इसकी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए इसकी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कैक्टस फीडिंग मॉथ, कैक्टस फीडिंग मॉथ ब्रैकेट में लिखना,
इसकी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कैक्टस फीडिंग मॉथ, ब्रैकेट में लिखना नेचुरल प्रेडेटर, नेचुरल प्रेडेटर को भी बाहर से लाया गया, नेचुरल प्रेडेटर को भी बाहर से लाया गया, को भी बाहर से लाया गया। ठीक है, तो ये हो गया कि भाई जो प्रेडेटर होते हैं वो प्रे की जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं। दूसरा है बायोलॉजिकल कंट्रोल, दूसरा इसका लाभ क्या है, बायोलॉजिकल कंट्रोल। आप याद करो गैम्बूशिया मछली, गैम्बूशिया मछली मच्छर के लार्वा को खा जाती है और इसलिए मच्छर की जनसंख्या को नियंत्रित करने का कार्य करती, जो किसका उदाहरण हो जाएगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल। लिख लो कि गैम्बूशिया मछली द्वारा, गैम्बूशिया मछली द्वारा, लिखना पड़ेगा क्या, हाँ, ये खारे पानी की मछली है या स्वच्छ जल की, हाँ, खारे पानी की है, समुंदर से लाओगे तालाब में डालोगे इसको, कि मच्छर समुंदर में अंडे देने जाता है, स्वच्छ जलीय। ठीक है, कई लोग इसी में कंफ्यूज हुए हैं और आया हुआ क्वेश्चन उसको गलत किए हैं, तो लिखो क्या कि गैम्बूशिया मछली का उपयोग प्रेडेटर के रूप में, प्रेडेटर के रूप में मच्छर की जनसंख्या के जैविक नियंत्रण, प्रेडेटर के रूप में मच्छर की जनसंख्या के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है, मच्छर की जनसंख्या के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है। तीसरा, प्रजाति विविधता का नियंत्रण, तीसरा है प्रजाति विविधता का नियंत्रण, मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी, प्रजाति विविधता का नियंत्रण, मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। ध्यान से सुनो, मान लो तुम दोनों लोगों में से, जैसे लड़के हैं, किन्हीं दो लोगों में कुछ बहस हो गई, जैसे मान लो राहुल और अर्जुन, मान लेते राहुल और अर्जुन में बहस हो गई। वो बहस जो है धीरे धीरे मौखिक वार्तालाप से भौतिक वार्तालाप तक पहुंच गई। भौतिक वार्तालाप समझ रहे हो, यह भिषुम लात घुसे चल रहे हैं, और फिर वो भौतिक वार्तालाप से एक श्रेणी ऊपर जा रही है, मतलब बहुत गंभीर स्थिति में जा चुकी है, लाठी डंडे चल रहे हैं, अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल हो रहा है, और ये सब क्लास में हो रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है। और मेरे को पता चला कि सर ये एकदम घमासान महाभारत का युद्ध चालू है इनके बीच में। तो अब हो क्या रहा है, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, कारण कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी। हाँ समझो, तुम बहुत तेज समझते हो बेटा, हाँ मुशाहिद, तुमको बहुत तेज समझ में आता है कारण। अभी अभी कारण से छूटे हो क्या? तो लड़ रहे हैं दोनों, एकदम एक दूसरे को नष्ट नाबूद कर देंगे, अभी तबाह कर देंगे। अब मेरे को पता चला तो मैं क्या करूँगा, मैं 10 घूंसा इसको दिया, 10 लात उसको दिया।
मैंने भी दिया दोनों को, क्या करूँगा? काहे के भूत काहे से नहीं मानते, कुछ है ना। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग को बहुत अच्छे से मालूम होगा बेटा। तुम 10 लाख दोनों को दिया और इनके झगड़े को, अब बात है वहां अगर एक को 4 घुसा कम पड़ेगा ना, दूसरा नाराज हो जाएगा, इसको कम मारे हैं हमको ज्यादा, इसलिए दोनों को इतना पीट दो कि दोनों अपना आपस का बैर भूल जाएं। अब उनको समझ में आ जाए हम दोनों का एक ही दुश्मन। और फिर आशीष सर प्राण बचाए घूम रहे हैं, क्यों राहुल? और इसमें अब क्या हो गया, अब दोनों की दोस्ती हो गई। एक काम करते हैं, तुम रोड के उस किनारे खड़े हो जाना, हम इसके, जिस रास्ते सर जाएंगे रास्ते में घेर लिया जाएगा। अब इनकी आपस की लड़ाई क्या हो गई, खत्म हो गई। अब दोनों दोस्त हो गए, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन ऐसा होता है। एक बार 2015-16 की बात है, 9 साल हो गए, 15 को तो 10 साल हुआ, 15-16 9-10 साल हो गए। तब हम थोड़े छोटे थे, मतलब 10 साल उम्र कम थी, हाइट में थोड़ी छोटे थे वे, उम्र कम थी। तो 10 साल उम्र हमारी कम थी, तो ऐसे ही दिखते थे जैसे तुम लोग हो। नहीं, बैरागी जी जैसे नहीं, इतना बुरे दिन नहीं थे। कुछ भी सोच लोगे तुम लोग। तो 10 साल उम्र कम थी, तो ऐसे क्लास में पढ़ा रहे थे। अच्छा, उस समय क्या था ना, मेरे अंदर भी थोड़ी गंभीरता कम थी, नया खून, एकदम 22-23 साल की उम्र, मतलब समझ लो कि अभी 33-34 का चल रहा हूँ मैं। कम बोले, 18 मान लो, और कम, पैदा हुए अभी हम ज्यादा कहीं के। तो 22-23 साल की उम्र रही, तो एक लड़का था ऐसे ही तुम्हारे, वो भी, अब वो जगह कोई और थी। हाँ वही समझ रहे हो। तो एक लड़के को डांट दिया, जम के डांटा उसको, उसकी थोड़ी इज्जत डाउन हो गई क्लास में। उसको ऐसा लग गया ईगो पे, कह रहा सर बाहर मिलिए। हमने कहा बेटा बाहर तुम स्टूडेंट नहीं रहोगे ना, हम टीचर भी नहीं रहेंगे, मिलो बाहर। भाई बाहर मिलिए का मतलब क्या होता है कि बाहर मिलिए, आपका आओ भगत किया जाएगा। तो जब बाहर तुम स्टूडेंट नहीं रहोगे तो हम टीचर थोड़ी रहेंगे, फिर तो हमारा एक पुराना इतिहास भी है ना। फिर उसके बाद नहीं मिला। अब थोड़ी हमें गंभीरता बढ़ गई है। अब हम बच्चों को डांटते वाटते नहीं हैं। डांटते हैं क्या? नहीं डांटते। मारते हैं क्या किसी को हम? आखिरी बार हमने किसी को पीटा था कब? क्लास में। ऐसे बाहर पीट देते हैं, क्लास में इनडिसिप्लिन के लिए हम नहीं। हो गए 2017-18 में कभी किसी को कूटा था, 5-7 साल तो हो गए। तो तुम लोग अब बेहतरीन एकदम खुश रहो। अरे सर तो अब हमारे शब्द ही काफी हैं। क्यों बैरागी जी? अरे तो हाँ बेटा, तो चलो नितिन, अब तुम टारगेट रहोगे बेटा, है ना? तो अब हम डांटते वाटते नहीं है। लड़ना है लड़ो, डंडा उंडा चाहिए तो हम बाहर दिलवा देंगे,
जब हमारे पास बात आएगी तब हम बात करेंगे। हाँ बेटा, पीट दो, एक मार, एक लपड़ बाहर उधर जाए तो ऐसे समझा रहे हो, मार खींच, नहीं समझ में आ रहा ना उसको। ऐसा ही हमको भी फील होता है जब एक ही डाउट तुम लोग 3-3 4-4 मन करता है ये दे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने बोला कि कई बार प्रे यानी जो शिकार हैं, प्रे की एक से ज्यादा प्रजातियां हैं। और प्रे जो होते हैं, जैसे मान लो किसी जंगल में हिरन भी है, बकरी भी है, अब खाएंगे तो दोनों पत्ते। अब उनके भोजन को लेकर उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा हो सकती है, और उनकी प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनमें से कोई एक विलुप्त हो सकती है। तो शिकारी क्या करता है, 2-4 बकरियां इनकी मार देता है, 2-4 हिरन उनके मार देता है, जनसंख्या कम, प्रतिस्पर्धा खत्म। तो कोई विलुप्त नहीं होगा। 10 घुसा इसको दिया, 10 लात उसको दिया, अब इनके बीच का टेंशन खत्म। अब क्या बनी हुई है, सौहार्द बना हुआ है, स्पीशीज डाइवर्सिटी बनी हुई है। ठीक है, आई बात समझ में। उनमें पाए जाने वाली प्रतिस्पर्धा को कम करता है जिससे कि कोई विलुप्त ना हो। तो लिखो कि इकोसिस्टम में यदि प्रे की एक से अधिक प्रजाति हो, इकोसिस्टम में यदि प्रे की एक से अधिक प्रजाति हो, इकोसिस्टम में यदि प्रे की एक से अधिक प्रजाति हो, तो उनके स्रोत को लेकर उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा हो सकती है। तो उनके स्रोत को लेकर उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा हो सकती है, जिसके कारण कोई एक प्रजाति विलुप्त हो सकती है। जिसके कारण कोई एक प्रजाति विलुप्त हो सकती है। ऐसे में शिकारी जीव शिकार करके प्रे की संख्या को कम करते हैं। जिससे उनमें प्रतिस्पर्धा घट जाती है। और विलुप्त होने का खतरा भी कम हो जाता है। उदाहरण, लिखो। अब समझो यहाँ पे,
ध्यान से सुनो। कहानी दरअसल ऐसी है कि जो अमेरिका का पैसिफिक कोस्ट है वहाँ पे पथरीला किनारा पाया जाता है। तो अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट के पथरीले किनारे पर जो क्षेत्र है वहाँ एक स्टार फिश पाई जाती है, जो कि वहाँ की प्रमुख भक्षक जीव है, यानी प्रमुख प्रेडेटर एनिमल है, शिकारी जीव है। और उस स्टार फिश का नाम है पीसेस्टर। क्या नाम है? पीसेस्टर। एक प्रयोग किया गया और उस क्षेत्र से स्टार फिश को निकाल कर वहाँ से हटा दिया गया और पाया गया कि ऐसा करने के 1 साल के भीतर ही उस क्षेत्र में पाए जाने वाले 10 से अधिक छोटे कशेरुकी जीव की प्रजातियां विलुप्त हो गई। क्यों विलुप्त हो गई? क्योंकि जब प्रेडेटर को हटा दिया तो ये कौन थे? ये प्रे थे, ये प्रे की प्रजातियां थीं। जब प्रेडेटर नहीं रहा तो इनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी और आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी, और प्रतिस्पर्धा बढ़ते इतनी बढ़ गई कि उसकी वजह से 10 से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो गई। ये प्रमाण देता है किस बात का? कि अगर हम प्रे को हटा दें तो उसकी वजह से प्रेडेटर को हटा दें तो उसकी वजह से प्रे की प्रजातियां विलुप्त हो सकती। और किसकी वजह से विलुप्त हुई हैं? कंपटीशन की वजह से। लिखो कि अमेरिका के पैसिफिक कोस्ट के पथरीले किनारों पर, अमेरिका के पैसिफिक कोस्ट के पथरीले किनारों पर स्टारफिश पीसेस्टर, पथरीले किनारों पर स्टारफिश पीसेस्टर प्रमुख शिकारी जीव के रूप में पाई जाती। स्टारफिश पीसेस्टर प्रमुख शिकारी जीव के रूप में पाई जाती। प्रमुख शिकारी जीव के रूप में पाई जाती है। देखो, एक प्रयोग में स्टारफिश को उसके क्षेत्र से हटा दिया गया। एक प्रयोग में स्टारफिश को उसके क्षेत्र से हटा दिया गया। स्टारफिश को उसके क्षेत्र से हटा दिया गया और ऐसा पाया गया कि 1 वर्ष के अंदर, एक वर्ष के अंदर वहाँ पाई जाने वाली 10 से अधिक, 1 वर्ष के अंदर वहाँ पाई जाने वाली 10 से अधिक अकशेरुकी जीवों की प्रजातियां, 10 से अधिक अकशेरुकी जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो गई। अकशेरुकी जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो गई। जो अंतर प्रजातीय प्रतिस्पर्धा का उदाहरण है। अंतर प्रजातीय प्रतिस्पर्धा का उदाहरण है। अब जो जीव शिकार होते हैं, यानी जो प्रे होता है, वो भी तो अपने आप को बचाने के लिए कुछ करेगा, है ना? वो भी अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। तो उसके पास भी कुछ सुरक्षा नीति, कुछ सुरक्षा कवच
अपने आप को बचाने के लिए होना चाहिए। तो लिखो, प्रे में उपस्थित सुरक्षा माध्यम। प्रे में उपस्थित सुरक्षा माध्यम। प्रे में उपस्थित सुरक्षा माध्यम। अब जैसे कई ऐसे जीव हैं जो अपने आप को बचाने के लिए रंग बदल लेते हैं। मेंढक में पढ़ा था ना, कैमोफ्लेज। हाँ वही पढ़ा था ना, कैमोफ्लेज। उसका रंग ऐसा होता है कि अपने आसपास के वातावरण में घुल मिल जाता है और शिकारी जीव उसे अलग से पहचान नहीं पाते। वहीं कुछ ऐसे कीट भी करते हैं, कुछ कीट भी ऐसा करते हैं, और कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें विष ग्रंथियां पाई जाती हैं। कि आओ जरा बताते हैं तुमको। तो लिखो कि कई कीट एवं मेंढकों में, कई कीट एवं मेंढकों में कैमोफ्लेज की क्षमता पाई जाती है। कई कीट एवं मेंढकों में कैमोफ्लेज की क्षमता पाई जाती है। कैमोफ्लेज की क्षमता पाई जाती है, ब्रैकेट में लिखा क्रिप्टिकली कलर्ड। कैमोफ्लेज की क्षमता पाई जाती है, ब्रैकेट में लिखेंगे क्रिप्टिकली कलर्ड। तथा कुछ जहरीले जीव होते हैं, तथा कुछ जहरीले जीव होते हैं। जैसे प्रकृति में ना, आप किसी ऐसे जीव को देखो जिसका रंग बहुत भड़कीला हो, चटक रंग हो। सामान्यतः मेंढक आप देखेंगे तो, अब भारत में तो नहीं, लेकिन पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में और दक्षिण अमेरिका वाले क्षेत्र में, अमेजन वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे लाल रंग के मेंढक, चटक हरे रंग के मेंढक, पीले रंग के मेंढक पाए जाते हैं। और ये वो रंग हैं जो विषैले होते हैं, जिससे वो दूसरे जीवों को चेतावनी देते हैं अपने रंगों की वजह से कि हमसे दूर रहो। दिखने में बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन खूबसूरती हमेशा खतरनाक होती है ना। तो और ये बात प्रकृति समझाने की कोशिश करती है। तुमको समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो नितिन कुछ नहीं बेटा, पढ़ रहे हो? हाँ। तो इसलिए प्रकृति ये समझाने की कोशिश करती है। तो जो चीज खूबसूरत दिखे, जितनी ज्यादा खूबसूरत दिखे, समझ जाना बेटा। जैसे आप किसी ऊंचे पहाड़ पे जाओ जहां लिखा होता है सनसेट पॉइंट, वहां देखोगे खूब ऊंची पहाड़ी होती है और गहरी खाई होती है, दूर दूर तक दिख रहा होता है, बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है। और वही सुसाइड पॉइंट भी होता है। वही क्या होता है? सुसाइड पॉइंट। ठीक है, तो ये बात याद रखना। आई बात समझ में? तो क्रिप्टिकली कलर्ड होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो विषैले होते हैं। अभी लंच ब्रेक के बाद पहली क्लास है और उसी में इतनी प्यास लग जाती है तुम लोगों को। हम भी तो आए, हमने पानी वानी पिया क्या? इतनी प्यास लग जाती है तुम लोग को, बताओ। चलो
तो कैमोफ्लेज या क्रिप्टिकली कलर्ड। दूसरा उदाहरण लिखो। इसमें दूसरा जो सुरक्षा नीति है, इसमें भी एक उदाहरण मिलता है मोनार्च बटरफ्लाई का। क्या उदाहरण मिलता है कि मोनार्च बटरफ्लाई जो है एक ऐसी तितली है जिसने अपनी लार्वा अवस्था में, कौन सी अवस्था में? लार्वा अवस्था में एक विषैले पौधे को खा लिया था और उस विषैले पौधे का रसायन उसके शरीर में पहुंच जाता है और वयस्क अवस्था में पहुंचने के बाद भी उस रसायन की वजह से जो शिकारी जीव होते हैं वो उस तितली का शिकार करने से परहेज करते हैं, अवॉइड करते हैं, और ये तितली बच जाती है कि इसका कोई शिकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि शरीर में ही ऐसा रसायन लेके घूम रही। वो रसायन कहाँ से आया? एक दूसरे पौधे से। तो लिखो कि मोनार्च बटरफ्लाई अपनी लार्वा अवस्था में, मोनार्च बटरफ्लाई अपनी लार्वा अवस्था में एक विषैले, मोनार्च बटरफ्लाई अपनी लार्वा अवस्था में एक विषैले पौधे का सेवन कर लेती है, एक विषैले पौधे का सेवन कर लेती है, एक विषैले पौधे का सेवन कर लेती है, जिससे वो रसायन उसके शरीर में बना रहता है, जिससे वो रसायन उसके शरीर में बना रहता है और शिकारी जीव मोनार्च बटरफ्लाई का शिकार करने से बचते हैं, और शिकारी जीव मोनार्च बटरफ्लाई का शिकार करने से बचते हैं, शिकार करने से बचते हैं। ठीक है, कितने हो गए? 2। तीसरा लिखो, पौधों में पाए जाने वाले थॉर्न या कांटे, पौधों में पाए जाने वाले थॉर्न या कांटे उनमें आकारिकी रूपांतरण है। पौधों में पाए जाने वाले थॉर्न या कांटे उनमें आकारिकी रूपांतरण है जो उनकी चरने वाले जीवों से सुरक्षा करते हैं, जो उनकी चरने वाले जीवों से सुरक्षा करते हैं। ठीक है, उदाहरण लिख लो। कैक्टस, कैक्टस, अकेशिया इत्यादि। कैक्टस, अकेशिया इत्यादि। 3 हो गए। चौथा लिखो, कई पौधे अपनी सुरक्षा के लिए हानिकारक और विषैले रसायन, कई पौधे अपनी सुरक्षा के लिए हानिकारक और विषैले रसायन उत्पन्न करते हैं जिससे वो मवेशियों से अपने आप को सुरक्षित कर सकें।
जैसे कैलोट्रोपिस या मदार के पौधे में, जैसे कैलोट्रोपिस या मदार के पौधे में, जैसे कैलोट्रोपिस या मदार के पौधे में एक अति विषैला रसायन, कैलोट्रोपिस या मदार के पौधे में एक अति विषैला रसायन कार्डियक ग्लाइकोसाइड, अति विषैला रसायन कार्डियक ग्लाइकोसाइड पाया जाता है, जिसके कारण मवेशी जीव, कार्डियक ग्लाइकोसाइड पाया जाता है जिसके कारण मवेशी जीव इसको खाने से बचते हैं, जिसके कारण मवेशी जीव इसको खाने से बचते हैं, मवेशी जीव इसको खाने से बचते हैं। अगला पॉइंट लिखो, अन्य पौधों में निकोटीन, ओपियम, अन्य पौधों में निकोटीन, ओपियम, निकोटीन, ओपियम, क्विनीन, भूल गए मलेरिया का, निकोटीन, ओपियम, क्विनीन, स्ट्राइकीन, और क्या है, निकोटीन, ओपियम, क्विनीन, स्ट्राइकीन, कैफीन, कैफीन इत्यादि का स्राव भी पौधे अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं, कैफीन इत्यादि का स्राव भी पौधे अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं, कैफीन इत्यादि का स्राव भी पौधे अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं। तो जो चाय या कॉफ़ी में जो कैफीन होता है, तंबाकू या सिगरेट में जो निकोटीन होता है, सिंकोना पौधे में जो क्विनीन होता है, पेपेवर सोमिनिफेरम में जो ओपियम बनता है, ये रसायन ये पौधे क्यों बना रहे हैं? अपनी सुरक्षा के लिए। और हम लोग उसको बढ़िया चाय में पी रहे हैं। आहा, जैसे चाय का एडिक्शन होता है, लत होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें पाया जाता है कैफीन। कॉफ़ी में भी होता है। और आजकल वो लाल सांड आता है ना, नीली बोतल में, नहीं, नीली बोतल में लाल सांड, रेड बुल, और फिर वो एक डंक आता है, स्टिंग। तो ये जो है, फिर मॉन्स्टर आता है, और क्या क्या आता है, माउंटेन ड्यू आता है, डर के आगे जीत है, चीता भी पीता है। तो ये जो, जैसे आप कभी रेड बुल की बॉटल लाओ, बॉटल नहीं, कैन, बॉटल नहीं आती उसकी, आप कभी रेड बुल की कैन लाओ तो उस पर लिखा रहता है कि किसी एक दिन में 4 से ज़्यादा इकाई का सेवन ना करें, यानी 4 कैन रेड बुल का काम तुम्हारा रोज का है ना, 4 से ज़्यादा नहीं कंज्यूम करना है, क्योंकि उसमें भारी मात्रा में कैफीन होता है, और अगर उसकी मात्रा एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो वो शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालने लगता है। तो जो स्टिंग लेते हो ना, ऐसे लेके कूल दिख रहा है, करंट आता है ना, उसको ऐसे दिखाता तो है, उसका ऐसे लेके बैटरी चार्ज कर देता है। क्यों? राधे राम, राधे श्याम, राधे श्याम।
ऐसा आता है ना ऐड, नहीं देखा है? एक ऐसा लेटा रहता है जमीन पे, उसको स्टिंग देता है तो बाल वाल उसके खड़े हो जाते हैं। आजकल उसे छपरियों का एनर्जी ड्रिंक कहा जाता है। जो तुम लोग सुनना चाह रहे हो हम बोल दे रहे हैं। और एनर्जी ड्रिंक में कैफीन होता है, दो चीज़ें होती हैं। एनर्जी ड्रिंक में कुछ अलग नहीं होता है, एक कैफीन होता है, एक शुगर होता है। कैफीन दिमाग को उत्तेजित करता है, शुगर ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, तो लगता है शरीर में ताकत आ गई। ताकत वगत कुछ नहीं आती। तो जैसे रेड बुल का प्रचार आता है ना, लिखा रहता है रेड बुल गिव्स यू विंग्स, तो एक आदमी ने उसके ऊपर केस कर दिया कि मैंने रेड बुल पिया और मेरे पंख नहीं हो गए। जब आप किसी चीज का प्रचार कर रहे हो कि रेड बुल आपको पंख देता है, तो मैंने पिया रेड बुल, मेरे पंख नहीं हो गए, तो उस पर बड़ा विवाद हुआ था। ऐसे फेयर एंड लवली आती थी ना क्रीम, फेयर एंड लवली, बोलते 4 हफ्तों तक इस्तेमाल करो फेयर हो जाओगे। एक ने इस्तेमाल किया, कोई बदलाव नहीं आया, उसने केस कर दिया, अब नाम उसका बदल गया, अब वो ग्लो एंड लवली हो गया है। ऐसे फेयर एंड हैंडसम अब ग्लो एंड हैंडसम हो गया है। देखो पैकेट निकालो जेब में से, उस पर लिखा होगा। तो ऐसे जैसे जो प्रचार होता है ना, प्रचार को समझो। प्रचार लोग ऐसे करते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। एक जूस पीते हो ना तुम लोग, अरे भाई जूस की कंपनी आती है, वो ठेले वाला मौसम्मी के जूस की बात नहीं कर रहे हैं। जूस की कंपनी आती, सुना होगा ट्रॉपिकाना, ट्रॉपिकाना का जूस आता है। एक आता है रियल जूस, सुना ना, रियल लिखा रहता है, उस पे देखना नीचे लिखा रहता है कि रियल इसका ट्रेड नेम है, इसमें रियल जूस की कोई गारंटी नहीं। उस पे लिखा रहता है कि रियल, असली जूस, असली केवल इसका ट्रेड नेम है, उसमें कुछ भी असली होने की गारंटी नहीं है। समझ रहे हो? बहुत मूर्ख बनाते हैं। जैसे सनड्रॉप तेल आता है, सनड्रॉप का कुकिंग ऑयल, उस पे लिखा रहता है सनड्रॉप हेल्दी फॉर हार्ट, और नीचे एक जगह लिखा है कि हेल्दी फॉर हार्ट इसका ट्रेड नेम है। ये हार्ट के लिए हेल्दी है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए जो है ना, प्रचार बहुत लोग करते हैं और प्रचार के फेर में पड़ना नहीं चाहिए, मेरा जो मानना है। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहां खत्म होता है प्रेडेशन। बस आज के लिए इतना काफी। कौन?